नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। कोर्स एक बाल विकास से संबंधित है जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं अभी हम कोर्स एक जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत यूनिट 3 जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, अधिगम की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत अध्याय 6 कवर कर रहे हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यह चैप्टर है और इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक है कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स और कॉन्सेप्ट मैप के सहारे आप जो अधिगम की प्रक्रिया है या जो संप्रत्यय निर्माण है उसको आसान किस प्रकार से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है इस अध्याय से संबंधित और इस विषय से संबंधित, तो आप उन्हें देखें ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से चीजें समझ में आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, यानी कि ऐसे शैक्षिक उपकरण जिनके माध्यम से आप बच्चे के अंदर जो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से, आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप चिन्ह, चित्र, रेखाओं व बॉक्स आदि की मदद लेते हैं और उसके सहारे जो मुख्य विचार है, जो आप समझाना चाहते हैं या जो संकल्पना है, और उसके आपसी संबंधों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को सजीव और निर्जीव बताना चाहते हैं, तो आप एक इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और फिर लाइन खींचने के बाद आपने लिखा सबसे पहले जानवर, और जानवर लिखने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लाइंस ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर आपने लिख दिया सजीव और यहाँ पे लिख दिया निर्जीव। तो अब बच्चों को आप सजीव और निर्जीव की अवधारणा बता रहे हैं और बच्चों के सामने, जैसे बच्चे 10 जानवरों के नाम जानते हैं, 20 जानवरों के नाम जानते हैं, और आपने उन्हीं जानवरों के आधार पर उसमें विभाजन कर दिया और आपने ये कह दिया कि चलो जल में रहने वाले का नाम बताओ, फिर थल में रहने वाले का नाम बताओ और फिर हवा में रहने वाले का नाम बताओ। ठीक है, जल में, थल में और हवा में। तो बच्चा जल में रहने वालों का बताएगा, उसमें मछली बता देगा, थल में हाथी बता देगा, हवा में रहने वाला कोई जानवर या पक्षी अगर बता देगा बच्चा। तो इस प्रकार से बच्चा जो ज्ञान उसका अलग अलग था, बिखरा हुआ था, उसको एक जगह व्यवस्थित करने का काम करता है। जैसे वह सभी जानवरों को जानता था लेकिन उसमें वह अंतर नहीं कर रहा था कि कौन मांस खाने वाला है या कौन सब्जी खाने वाला है, तो आपने मांसाहारी और शाकाहारी बता दिया। वस्तुओं को जानता है उसने, अब वो आपने उसमें सजीव और निर्जीव का लगा दिया। या प्राकृतिक वस्तुएं या मैन मेड जो आपने अपनी किताबों में देखा होगा, विज्ञान वगैरह पढ़ाते हैं या कोई भी विषय आप जो पढ़ाते हैं उससे संबंधित हमारी किताबों में इस प्रकार की चीजें रहती हैं। तो एक्चुअली यही सब जो आप बनाते हैं यही सब ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जो कि हमारे जो है अधिगम की प्रक्रिया या बच्चे के समझने की जो प्रक्रिया है उसको आसान कर देते हैं। ठीक है, यानी आप मुख्य विचार को बड़े आसानी से समझा देते हैं। हम लोग भी, आप भी जब तैयारी करते रहे होंगे शिक्षक भर्ती की किए होंगे, या फिर हमने जो मुख्य विचारों को शॉर्ट में इसी तरह डायग्राम वगैरह के माध्यम से हमने उसको आसानी से लिखा और याद कर लिया। तो उसी तरह बच्चों को भी समझाने का हमें प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे के लिए वह इंटरेस्टिंग बना रहे। इससे बच्चे मुख्य विचार, संकल्पना और आपसी संबंधों को भी समझ जाते हैं, यानी कि लिख कर नहीं, हम उसको दिखाकर समझाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को समझा कि एक्चुअली यह होता क्या। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें यह है कि जरूरी क्यों है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए ये सारी चीजें हमने भी आपको बताई हैं। तो जानकारी को अगर व्यवस्थित करना है, विचारों के बीच संबंध समझने के लिए, जैसे कौन सी चीज समान है, असमान है, कारण या परिणाम है या श्रेणी, आप जब विभाजन कर रहे हैं, जैसे जानवर का ही विभाजन कर रहे हैं, जल में, थल में रहने वाला, या उसकी कोई एक श्रेणी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार समानता असमानता के आधार पर बना रहे हैं। और स्व अधिगम के लिए, यानी बच्चा खुद से भी इस चीजों को सीखता है। अब किताबों में अगर आप देखे होंगे, जो हमारी सरकार की नई किताबें आ रही हैं उसमें इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। प्रश्न उत्तर जो लिखने का परंपरागत ढांचा रहता है वो बड़ा कम हो गया है और इस प्रकार के ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हमारी बुक्स में रहते हैं, जिसकी मदद से बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं और भरने के लिए बड़े बच्चे उत्साहित रहते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में हमारा यह दायित्व है कि हम उसको बेहतर तरीके से और बच्चों को प्रोवाइड करें। तो इसका महत्व क्यों है, हमने इसको शॉर्ट में देख लिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को हम देखते हैं, जैसे टी चार्ट। अब देखिए, एक विषय के दो पहलू को समझने हेतु और बच्चे तुलना करना सीखते हैं। अब टी चार्ट किस प्रकार से बनता है, जैसे आप बनाते हैं ना इस प्रकार से बनाते होंगे पढ़ाते समय बच्चों को। ठीक है, तो आप जब बनाते हैं इस प्रकार से तो इसमें कहीं लाभ लिख देते हैं, कहीं हानि लिख देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को आप पढ़ा रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो लाभ हानि लिख दिया, बच्चे इसमें लाभ लिख देते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, तो लाभ लिखते हुए जाते हैं और इधर हानि लिखते हुए जाते हैं। तो कोई भी चीज आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फायदा है, नुकसान है, या
अच्छी चीज है, बुरी चीज है, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, आपने इस प्रकार से ये जो टी आपका बन रहा है, ये टी, तो ये भी आपका एक जो है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। टी, अब टी की मदद से आप बहुत सी चीजें बच्चों को आसानी से सिखा देते हैं। तो बच्चे इसको व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध अपना, मतलब कि जो समान गुण बच्चों को दिखता है, जैसे जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, सजीव या निर्जीव, तो जो समानता या असमानता दिखती है उसके आधार पर बच्चे विभाजन करते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया कि बच्चे तुलना करते हैं और एक विषय के दो पहलू को भी समझते हैं। ठीक है, एक विषय के दो पहलू को समझते हैं। इस तरह एक और देखिए है सीक्वेंस चार्ट, इस प्रकार से भी आप बच्चों को सिखाते हैं। ये सीक्वेंस चार्ट इसको कहा जाता है। तो हमारे अध्ययन अध्यापन के दौरान इस प्रकार से चार्ट के माध्यम से भी हम बच्चों को जो है सिखाते हैं, संप्रत्य निर्माण करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें सीक्वेंस से कोई चीज, जैसे मान लीजिए बच्चे से आप पूछ रहे हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से बच्चा सबसे पहले उठता है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उठने के बाद कौन सा कार्य करता है, तो बच्चा अपना बताएगा सर हम मुंह धोते हैं, ठीक है, मुंह धोता है, ठीक। तो और उसके बाद क्या करता है, फिर जो भी आप उसकी दैनिक क्रिया है, तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि अपने दैनिक क्रियाओं को इस तरह से बता रहे हैं आप, ठीक है। या बच्चा और कोई भी कार्य उसके लाइफ से संबंधित या आपके विषय से संबंधित कोई कार्य है, तो उसको एक सीक्वेंस देते हैं आप। इस प्रकार से आप शिक्षक है, पढ़ाते ही हैं। तो यही चीज आपको जाननी है, इसको आपको इस्तेमाल करना है। इसी के अलावा एक है स्पाइडर मैप, ठीक है, जिसको आप समझ गए, इसको स्पाइडर वेब या मैप भी कहा जाता है, कुछ इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है कि विषय से संबंधित जानकारी देने हेतु कोई एक विषय है, उससे संबंधित आप जानकारी दे रहे हैं, उदाहरण या विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे आपने बच्चों से कह दिया कि चलो हमने यहाँ पर प्रदेश लिख दिया, ठीक है, प्रदेश, अब प्रदेश के नाम लिखेंगे तो बच्चे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख देंगे, 4 के बच्चे हैं। एक कोई बच्चा महाराष्ट्र लिख देगा, कोई यहाँ पर गोवा लिख देगा। इस प्रकार से बच्चे अपना अपना जो भी उनका राज्य उनकी जानकारी में रहेगा, तो वो उन राज्यों के नाम बच्चे लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रदेश लिख दिया और उससे संबंधित देखिए जानकारी इस प्रकार से बना दी गई। तो विषय से संबंधित यहाँ पर जानकारी बच्चों को आसानी से आप दे सकते हैं इस प्रकार से, इस चार्ट के सहारे, जिसको स्पाइडर वेब वगैरह कहते हैं। यह भी हमारे सीखने या बच्चे के संप्रत्य निर्माण में बड़ा अच्छा टूल है। इसके माध्यम से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिए साइकिल डायग्राम है, इससे ये साइकिल डायग्राम भी होता है, यह भी एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। इसकी मदद से भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अब साइकिल डायग्राम में साइकिल जैसे बच्चे या मनुष्य के जीवन की साइकिल, बच्चे सबसे पहले बच्चा होता है, आप बच्चे को पढ़ाने दो, बच्चे हो, फिर तुम वयस्क हो जाओगे, ठीक है, वयस्क हो जाओगे, उसके बाद फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर मान लीजिए बच्चा होता है, फिर उसको करेंगे चलो तुम लड़का हो जाओगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे, फिर वयस्क हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद वृद्ध हो जाओगे, वृद्ध होने के बाद फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर वो बच्चा। इस प्रकार से हमारे जीवन की जो है, जो मतलब एक साइकिल है वह चलती रहती है। इस प्रकार से आप मेढक वगैरह का भी पढ़ाते होंगे, तितली का भी पढ़ाते हैं, बटरफ्लाई का बताते हैं इस प्रकार से। तो जो लाइफ है इस प्रकार की साइंस, जो साइंस पढ़ाते समय इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं पढ़ाते समय। तो साइकिल डायग्राम का भी यूज किया जाता है बच्चों को पढ़ाते समय। इसके अलावा देखिएगा ये है आपका वेन डायग्राम, समानता या असमानता दिखाने के लिए, ठीक है, समानता या असमानता दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से वेन डायग्राम वगैरह भी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है यहाँ पर, ये मान लीजिए आपने मंगल कह दिया, ठीक है, पृथ्वी है, मंगल है, 5 का बच्चा है, उसको थोड़ा बहुत बढ़ा रहे हैं आप। तो अब आप इसमें समानता क्या है पृथ्वी में, जो समानता रहेगी वो यहाँ पर बता देंगे, और असमानता क्या रहेगी वो इधर लिख देंगे। तो इस प्रकार से भी बच्चे इस चीज को कनेक्ट करते हैं, बड़ी आसानी से चीजों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कह दिया कि चलिए मंगल पर भी थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है, या हवा है, जो भी चीजें कॉमन है ये सब आप समझ रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है वेन डायग्राम के सहारे भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, संप्रत्य निर्माण करते हैं। अगला है ट्री चार्ट। ट्री चार्ट मतलब एक ही चीज से जुड़े हुए कई बिंदु जब आते जाते हैं तो उसको आप ट्री चार्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप टेंस पढ़ा रहे हैं बच्चों को, टेंस, तो आपने टेंस के बाद आपने किसी तरह पढ़ाया होगा, टेंस पढ़ा रहे हैं। तो अब टेंस पढ़ाते समय आपने सबसे बच्चों को बताया कि देखो भाई टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। इस प्रकार से आपने बच्चों को बता दिया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब इसको भी आप 4 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। इसमें आप कहेंगे इंडिफिनिट होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी प्रकार से पास्ट को भी आप बताएंगे और फ्यूचर को भी इसी प्रकार से 4 पार्ट में आप बांटते हैं। इस प्रकार से आप जो है ट्री के जैसा बनाते हुए जाते हैं, तो इसको हम ट्री चार्ट कहते हैं। इसके माध्यम से भी हम बच्चों में संप्रत्य निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट मैप। अब देखिए इसमें विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध होता है, एक ही बात को उससे जुड़ी कई और बातें हैं और सभी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब देखिए यह भी इसी प्रकार से है, लेकिन इसमें सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि चलो फल, तो फल बच्चे पढ़ रहे हैं, फल के बारे में बच्चों ने लिख दिया, यहाँ लिख दिया सेब,
यहाँ लिख दिया अनार, यहाँ लिख दिया केला। अब इससे जुड़ी ये सब एक ही चीज है, सेब भी वही है, ये भी वही है। और अब इसमें सेब के बारे में आपने लिख दिया कि सेब के बारे में कुछ और विशेषता बता दिया, ठीक है, कि सेब कैसा होता है, लाल होता है मान लीजिए, केला पीला होता है, ठीक है, और अनार कैसा होता है इसके बारे में लिख देंगे आप। उसी तरह से अन्य फलों के बारे में लिखेंगे, फिलहाल ये ताकत देता है। इस प्रकार से आप, ये बिल्कुल अलग नहीं है, देखिए सेब अनार केला ये सभी फल के कैटेगरी में आ रहा है और इन सबके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या है कि एक ही बात है और उससे जुड़ी कई और बातें हैं और सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। तो सभी आपस में जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट मैप के सहारे भी एक प्रकार से बच्चों में संप्रत्यय निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इन टूल्स के सहारे आप अधिगम की प्रक्रिया को आसान बना देते हैं। फिलहाल जो आपका यह चैप्टर है, इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसको कवर कर चुके हैं। आगे हम अगले चैप्टर पर आएंगे। फिलहाल अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली बेस पर स्टडी मटेरियल्स PDF के रूप में मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।